24 फरवरी 2022 सुबह का वक्त। यूक्रेन के कई शहरों में अचानक एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक और सुबह थी, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को पता चल चुका था। रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया है। मिसाइल्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स और हजारों सैनिक। एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी जिसकी कीमत सिर्फ रशिया और यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया चुकाने वाली थी। लेकिन सवाल है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? क्या ये कहानी 2022 में शुरू हुई थी या इसकी जड़ें उससे बहुत पहले 2014 में क्राइमिया में या उससे भी पहले सोवियत यूनियन के टूटने में छिपी थी? और अगर रशिया के पास इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है तो यूक्रेन अभी तक टिक कैसे पाया? दूसरी तरफ, अगर यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से इतनी मिलिट्री मदद मिल रही है तो युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 में आज युद्ध की स्थिति क्या है? क्या रशिया जीत रहा है? क्या यूक्रेन ने बैटलफील्ड पर मोमेंटम वापस हासिल कर लिया है? क्या पीस टॉक्स फिर शुरू होंगी या ये युद्ध आने वाले वर्षों तक चलता रहेगा? आज हम शुरुआत से लेकर आज की स्थिति तक इस पूरी कहानी को समझेंगे। लेकिन एक बात शुरुआत में साफ है, ये सिर्फ बॉर्डर्स और आर्मीज की कहानी नहीं है। ये लाखों लोगों की जिंदगी, सिटीज के डिस्ट्रक्शन, रेफ्यूजीज, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, नाटो, अमेरिका, यूरोप और एक बदलती हुई वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है। रशिया और यूक्रेन को समझने के लिए हमें 2022 से पीछे जाना होगा, क्योंकि दोनों देशों का इतिहास सदियों से जुड़ा हुआ है। कीव, जिसे आज यूक्रेन की कैपिटल के रूप में जाना जाता है, मेडिवल ईस्टर्न यूरोप की एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर रही है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया सोवियत यूनियन के दौर में। यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। फिर आया 1991, सोवियत यूनियन टूट गया, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, वह किस दिशा में जाएगा? रशिया के करीब या यूरोप के करीब? समय के साथ यूक्रेन में यूरोपियन इंटीग्रेशन और नाटो से क्लोजर रिलेशनशिप की मांग बढ़ती गई। लेकिन मॉस्को के लिए यूक्रेन का वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न बनता गया। और फिर आया 2013-14, यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक अग्रीमेंट को रोक दिया। इसके बाद कीव में प्रोटेस्ट्स शुरू हुए। ये प्रोटेस्ट्स आगे चलकर यूरोमेडन मूवमेंट में बदल गए। पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ा, यानुकोविच सत्ता से बाहर हो गए और इसके बाद रशिया ने क्राइमिया पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, जिसे यूक्रेन और अधिकांश इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इलीगल माना। इसी समय ईस्टर्न यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन्स में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जो 2022 तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बहुत से लोग रशिया यूक्रेन वॉर को सिर्फ 24 फरवरी 2022 से जानते हैं, लेकिन टेक्निकली रशिया और यूक्रेन के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2014 से चल रहा था। डॉनबास रीजन में यूक्रेनियन फोर्सेस और रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट फोर्सेस के बीच फाइटिंग हुई। इसके बाद मिन्स्क एग्रीमेंट्स सामने आए। इन एग्रीमेंट्स का उद्देश्य था फाइटिंग को रोकना और पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ बढ़ना। लेकिन ग्राउंड पर परमानेंट पीस नहीं आ सकी। सीजफायर्स टूटते रहे, दोनों साइड्स एक दूसरे पर वायलेशंस का आरोप लगाती रही। और इस दौरान यूक्रेन की मिलिट्री भी बदल रही थी। 2014 के बाद यूक्रेन ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को रीस्ट्रक्चर किया। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेनिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा। नाटो के साथ यूक्रेन की पार्टनरशिप भी मजबूत होती गई। नाटो के अनुसार यूक्रेन और अलायंस के बीच कोऑपरेशन एक 990 से चला आ रहा था और 2014 के बाद तथा 2022 के इन्वेजन के बाद सपोर्ट काफी बढ़ा। लेकिन मॉस्को के लिए ये डेवलपमेंट चिंता का विषय थी। और फिर
2021 के अंत में रशिया ने यूक्रेन के आसपास बड़े पैमाने पर ट्रूप्स जमा करना शुरू किया। दुनिया को अंदाजा होने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सबसे कंट्रोवर्शियल सवालों में से एक है। रशिया की गवर्नमेंट ने नाटो एक्सपांशन, यूक्रेन की वेस्टर्न अलाइनमेंट और रशियन सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स को अपने आर्ग्यूमेंट्स में प्रमुखता दी। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के इतिहास और रशिया यूक्रेन संबंधों को लेकर भी कई दावे किए। दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके वेस्टर्न एलाइज ने रशिया के कदम को अनप्रोवोक्ड एग्रेशन और इन्वेजन कहा। इसलिए डॉक्यूमेंट्री में एक डिस्टिंक्शन जरूरी है। हम ये बता सकते हैं कि रशिया ने इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन उन आर्ग्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली फैक्ट नहीं माना जा सकता। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर मल्टीपल डायरेक्शन से फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया। नॉर्थ से बेलारूस की तरफ से कीव की दिशा में, ईस्ट से डॉनबास की तरफ और साउथ से क्राइमिया की दिशा में। दुनिया को लगा शायद कीव कुछ ही दिनों में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया के पास बड़ी मिलिट्री थी, एडवांस्ड मिसाइल्स थे, एयरफोर्स थी, टैंक्स थे, लेकिन मॉडर्न वॉर सिर्फ वेपन्स की संख्या से नहीं जीती जाती। यूक्रेन ने इंटेंस रेजिस्टेंस किया। कीव के आसपास फाइटिंग हुई। हॉस्टमिल एयरपोर्ट का बैटल कीव की डिफेंस का इम्पोर्टेंट हिस्सा बना। रशिया की इनिशियल एडवांस कई जगह लॉजिस्टिक्स और रेजिस्टेंस की समस्याओं से प्रभावित हुई और कुछ ही समय बाद रशियन फोर्सेस कीव रीजन से पीछे हटने लगी। लेकिन पीछे छोड़ी गई डिस्ट्रक्शन और सिविलियन डेथ्स ने दुनिया को शॉक कर दिया। बचा एक ऐसा नाम जो इस युद्ध की सबसे डिस्टर्बिंग घटनाओं में शामिल हो गया। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स और ह्यूमन राइट्स बॉडीज ने सिविलियन किलिंग्स और अब्यूजेस की जांच की। रशिया ने कई आरोपों से इनकार किया, लेकिन बचा की इमेजेस ने इंटरनेशनल ओपिनियन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद युद्ध का सेंटर धीरे धीरे ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन की तरफ शिफ्ट होने लगा। यूक्रेन के साउथ में एक स्ट्रैटेजिक सिटी थी, मारिउपोल। ये अजोव सी के किनारे स्थित है और इसकी लोकेशन स्ट्रैटेजिक थी। रशियन फोर्सेस ने सिटी को घेर लिया। वीक्स तक फाइटिंग चली, लेकिन सबसे ड्रामेटिक चैप्टर था अजोवस्टल स्टील प्लांट। हजारों सिविलियंस और यूक्रेनियन डिफेंडर्स ने प्लांट कॉम्प्लेक्स के अंदर शेल्टर लिया। ऊपर रशियन बॉम्बार्डमेंट, नीचे अंडरग्राउंड शेल्टर्स और बाहर एक पूरी तरह डेवास्टेटेड सिटी। आखिरकार यूक्रेनियन डिफेंडर्स ने सरेंडर किया। मारिउपोल पर रशिया ने कंट्रोल स्थापित कर लिया, लेकिन सिटी की डिस्ट्रक्शन इस वॉर की सबसे पावरफुल इमेजेस में से एक बन गई। यहाँ से युद्ध का कैरेक्टर बदल चुका था। अब रशिया के लिए टेरिटोरियल कंट्रोल इम्पोर्टेंट था, यूक्रेन के लिए टेरिटरी वापस लेना, और दोनों के बीच एक लंबा वॉर शुरू हो गया। 2022 के दूसरे हिस्से में युद्ध ईस्टर्न यूक्रेन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन्स, जहां 2014 से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक विशाल बैटलफील्ड बन गए। आर्टिलरी, ट्रेंचेस, इन्फैंट्री असॉल्ट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और लगातार बॉम्बार्डमेंट। ये ट्रेडिशनल वर्ल्ड वॉर स्टाइल बैटलफील्ड जैसा दिखता था, लेकिन एक फर्क था। आसमान में छोटे ड्रोन्स लगातार मौजूद थे। एक ड्रोन कुछ सैनिकों की लोकेशन डिटेक्ट कर सकता था। आर्टिलरी को टारगेट कोऑर्डिनेट्स मिल सकते थे और कुछ ही मिनटों में एक पूरी पोजीशन पर हमला हो सकता था। यानी मॉडर्न वॉर में इंफॉर्मेशन इटसेल्फ वेपन बन चुकी थी। 2022 में यूक्रेन ने कुछ रिमार्केबल काउंटर ऑफेंसिव्स किए। खरकीव रीजन में यूक्रेनियन फोर्सेस ने तेजी से टेरिटरी वापस लिया। फिर खेरसो, रशिया ने 2022 में खेरसो सिटी पर कब्जा किया था, लेकिन नवंबर 2022 में रशियन फोर्सेस ने द्नीप्रो नदी के वेस्ट बैंक से विथड्रॉल किया। यूक्रेन ने खेरसो सिटी वापस ले लिया। दुनिया में उम्मीद पैदा हुई, क्या यूक्रेन रशिया को पूरी तरह पीछे धकेल सकता है? लेकिन वॉर इतनी आसान नहीं थी। रशिया ने ट्रेंचेस और डिफेंसिव लाइंस बनानी शुरू कर दी। माइनफील्ड्स, फोर्टिफिकेशंस, एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स
और लेयर डिफेंस। 2023 में यूक्रेन ने बड़ा काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, लेकिन एक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू नहीं मिला। रशिया की डिफेंसिव लाइंस, ड्रोन्स, आर्टिलरी, एयर पावर और माइनफील्ड्स ने एडवांस को बेहद डिफिकल्ट बना दिया। और यही पॉइंट था जहां वॉर एक नए फेज में प्रवेश कर गया। मॉडर्न बैटलफील्ड में एक स्ट्रेंज सिचुएशन बन गई। एक साइड अटैक करती, दूसरी साइड ड्रोन सर्विलेंस से उसे देखती, आर्टिलरी और माइंस एडवांस रोकते और फिर फ्रंट वापस स्टेबलाइज हो जाता। इसे ब्रॉडली वॉर ऑफ एट्रिशन कहा जा सकता है। मतलब जीत सिर्फ टेरिटरी से नहीं, बल्कि एनिमी की मैन पावर, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को लंबे समय में एग्जॉस्ट करके हासिल करने की कोशिश। यहाँ रशिया का एक एडवांटेज था, उसके पास बड़ी पॉपुलेशन और बड़ा इंडस्ट्रियल बेस था। लेकिन यूक्रेन के पास वेस्टर्न वेपन्स, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट था। नाटो एलाइज ने 2022 के बाद यूक्रेन को वेपन्स, एयर डिफेंस, ट्रेनिंग और दूसरे फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस दिए। नाटो के अनुसार 2026 में एलाइज ने यूक्रेन के लिए 70 यूरो बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट, असिस्टेंस और ट्रेनिंग का प्लेज किया है। यानी बैटलफील्ड अब सिर्फ रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं रह गया था, ये इनडायरेक्टली रशिया वर्सेस यूक्रेन प्लस वेस्टर्न सपोर्ट का लार्जर स्ट्रैटेजिक कॉन्टेस्ट भी बन चुका था। लेकिन नाटो ऑफिशियली रशिया के खिलाफ डायरेक्ट वॉर में नहीं है। ये डिस्टिंक्शन भी महत्वपूर्ण है। अगर इस वॉर की एक टेक्नोलॉजी चुननी हो तो शायद वो होगी ड्रोन। चीप कमर्शियल ड्रोन से लेकर लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स तक, यूक्रेन और रशिया दोनों ने ड्रोन वॉरफेयर को बड़े पैमाने पर अपनाया। फ्रंट लाइन पर छोटे FPV ड्रोन्स, रिकॉनाइसेंस ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और डीप स्ट्राइक ड्रोन्स वॉरफेयर का हिस्सा बन गए। अब एक सोल्जर के लिए बैटलफील्ड ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ऊपर से लगभग हर मूवमेंट डिटेक्ट हो सकती है। यूक्रेन ने अपनी डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री को तेजी से एक्सपैंड किया। रशिया ने भी लार्ज स्केल ड्रोन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट बढ़ाया। 2026 तक ये कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजिंगली ड्रोन वर्सेस ड्रोन वॉर भी बन चुका है। कुछ यूक्रेनियन टेक्नोलॉजीज में ऑटोनॉमस सिस्टम्स, इंटरसेप्टर ड्रोन्स और ग्राउंड रोबोट्स जैसी इनोवेशंस शामिल है। इसका मतलब है रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये फ्यूचर वॉरफेयर की लैबोरेटरी भी बन गया है। फ्रंट लाइन के अलावा एक दूसरा बैटलफील्ड है सिटीज, कीव, खरकीव, दनीप्रो, ओडेसा, जापोरिजिया, समी और कई दूसरे एरियाज। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स ने फ्रंट लाइन से बहुत दूर रहने वाले सिविलियंस को भी खतरे में रखा। यून के अनुसार 2026 के पहले 6 महीनों में यूक्रेन में कम से कम 1396 सिविलियंस किल्ड और 7978 इंजर्ड दर्ज किए गए। यून ने रशिया में भी 250 सिविलियन डेथ्स और 596 इंजरीज रिकॉर्ड की। हालांकि रशिया के आंकड़े ओपन सोर्स रिपोर्टिंग पर आधारित थे और इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं थे। जुलाई 2026 में यूक्रेन में सिविलियन कैजुअलिटीज और बढ़ी। यून डेटा के अनुसार कम से कम 437 सिविलियंस मारे गए और 2610 घायल हुए, जो मई 2022 के बाद सबसे डेडली मंथली टोटल्स में से एक था। और यही वो हिस्सा है जो किसी मैप पर सिर्फ एक रेड लाइन से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि फ्रंट लाइन से हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के लिए ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन यूक्रेन के एक फैमिली के लिए ये एक रात का मिसाइल अलार्म, एक डिस्ट्रॉयड होम या किसी अपने को खोने की कहानी है। वॉर का एक महत्वपूर्ण फ्रंट समुद्र भी है। क्राइमिया रशिया के लिए स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेस की तरह बेहद इम्पोर्टेंट है। यूक्रेन ने रशियन ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करने के लिए मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने कई नवल एसेट्स और बेसिस पर अटैक्स किए। 2026 में भी ब्लैक सी रीजन एक्टिव रहा। अगस्त 2026 में यूक्रेन ने नोवरोसिस्क में रशिया के ब्लैक सी नवल स्ट्रॉन्ग होल्ड पर मेजर ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल अटैक किया। यूक्रेन ने इसे स्ट्रैटेजिक सक्सेस बताया। दूसरी तरफ ब्लैक सी रशिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही रीजन
मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, नवल ऑपरेशंस और यूक्रेनियन पोर्ट्स तथा ग्रेन एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। 2026 में ब्लैक सी शिपिंग और यूक्रेनियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पर भी युद्ध का असर जारी रहा। शुरुआत में युद्ध का मुख्य बैटलफील्ड यूक्रेन था, लेकिन समय के साथ यूक्रेन ने रशिया के अंदर डीप स्ट्राइक्स की क्षमता विकसित की। ऑयल फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसेस, एयरफील्ड्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ यूक्रेनियन स्ट्राइक्स रशिया के अंदर सैकड़ों और कभी-कभी हजारों किलोमीटर्स तक पहुंचे। 16 अगस्त 2026 को यूक्रेनियन ड्रोन्स ने मॉस्को रीजन को टारगेट किया। रशियन अथॉरिटीज ने इसे बड़े ड्रोन अटैक्स में से एक बताया और कम से कम एक डेथ रिपोर्ट की। उसी पीरियड में रशिया ने यूक्रेन पर बड़े मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स जारी रखे। इससे एक नया रियलिटी सामने आया। अब कोई भी साइड अपने टेरिटरी को पूरी तरह सेफ नहीं मान सकती। लेकिन यहाँ सिविलियन टारगेटिंग का सवाल भी बेहद इम्पोर्टेंट है। दोनों गवर्नमेंट्स अक्सर अपने स्ट्राइक्स को मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ बताती हैं और एक दूसरे पर सिविलियन एरियाज को टारगेट करने के आरोप लगाती है। इसलिए डॉक्यूमेंट्री में हर इंडिविजुअल स्ट्राइक के बारे में वेरीफाइड एविडेंस के बिना डेफिनेटिव क्लेम करना उचित नहीं होगा। मॉडर्न वॉर में सिर्फ मिसाइल्स होना काफी नहीं, आपको उन्हें रोकना भी पड़ता है। और यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट बन चुका है। पैट्रियट, नसम्स, आइरिस-T, SAM-T और दूसरे सिस्टम्स यूक्रेन की डिफेंसिव आर्किटेक्चर का हिस्सा है, लेकिन इंटरसेप्टर्स अनलिमिटेड नहीं होते। 2026 में यूक्रेन ने एयर डिफेंस एम्यूनिशन की शॉर्टेज को लेकर चिंता जताई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्टिंग के अनुसार अगस्त में पैट्रियट इंटरसेप्टर शॉर्टेजेस ने यूक्रेन को रशियन बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बनाया। यानी बैटलफील्ड की एक नई रियलिटी है। मिसाइल बनाना एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल बनाना एक दूसरी प्रॉब्लम है। और दोनों साइड्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती, यह फैक्ट्रीज में भी लड़ी जाती है। रशिया ने अपनी इकोनॉमी को इंक्रीजिंगली वॉर प्रोडक्शन की तरफ मोड़ा है। डिफेंस फैक्ट्रीज, एम्यूनिशन, मिसाइल्स, ड्रोन्स और मिलिट्री रिक्रूटमेंट। दूसरी तरफ यूक्रेन की इकोनॉमी हेविली डिपेंडेंट रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस पर। यूरोप ने रशिया पर लगातार सैंक्शंस लगाए। जून 2026 में ईयू ने एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस को जुलाई 2027 तक एक्सटेंड किया और जुलाई 2026 में ईयू ने अपना 21 सेंट सैंक्शंस पैकेज अडॉप्ट किया, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज को टारगेट किया गया। लेकिन सैंक्शंस का सवाल सिंपल नहीं है। क्या सैंक्शंस रशिया को तुरंत युद्ध रोकने पर मजबूर कर सकते हैं? इतिहास बताता है, आमतौर पर नहीं। सैंक्शंस इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट समय के साथ आता है। रशिया ने अल्टरनेटिव मार्केट्स और सप्लाई राउट्स खोजने की कोशिश की और यूक्रेन के एलाइज ने उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों को सस्टेन करने की कोशिश की। रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इफेक्ट शायद नाटो पर पड़ा। रशिया का आर्ग्यूमेंट था कि नाटो एक्सपांशन उसकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, लेकिन इन्वेजन के बाद नाटो और यूरोपियन कंट्रीज का रशिया के प्रति थ्रेट परसेप्शन और मजबूत हुआ। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो मेंबरशिप की दिशा में कदम उठाए और अलायंस का विस्तार हुआ। और 2026 में नाटो एलाइज ने यूक्रेन को कंटिन्यूड सपोर्ट की कमिटमेंट दोहराई। अंकारा समिट में एलाइज ने 2026 के लिए 70 यूरो बिलियन मिलिट्री इक्विपमेंट, असिस्टेंस और ट्रेनिंग का प्लेज किया और 2027 में कम से कम इक्विवेलेंट लेवल मेंटेन करने की कमिटमेंट जताई। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या वेस्टर्न सपोर्ट हमेशा चलता रहेगा? यही अनसर्टेनिटी रशिया और यूक्रेन दोनों की स्ट्रैटेजी को प्रभावित करती है। यूक्रेन को पता है कि उसके सर्वाइवल के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट क्रिटिकल है। रशिया को उम्मीद हो सकती है कि समय के साथ वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिटिकल विल कमजोर पड़े। इसलिए बैटलफील्ड के साथ एक और वॉर चल रही है, टाइम की वॉर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर।
आज अगस्त 2026 में वॉर की स्थिति क्या है? ग्राउंड फ्रंट अभी भी लार्जली पोजिशनल है। रशिया और यूक्रेन दोनों कुछ सेक्टर्स में अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ जिसने पूरे युद्ध का आउटकम तय कर दिया हो। रीसेंट असेसमेंट्स में यूक्रेन ने कुछ क्षेत्रों में लोकल गेन्स रिपोर्ट किए हैं। यूक्रेन ने 2026 में कुछ सेक्टर्स में टेरिटरी वापस लेने की कोशिश की है, जबकि रशिया भी लगातार ऑफेंसिव ऑपरेशंस जारी रखे हुए है। लेकिन बैटलफील्ड की सबसे बड़ी स्टोरी एयर वॉर और ड्रोन वॉर बनती जा रही है। रशिया बड़े मिसाइल और ड्रोन बैराजेस कर रहा है। यूक्रेन रशिया के अंदर इंक्रीजिंगली लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स कर रहा है, यानी फ्रंट लाइन रिलेटिवली स्टैटिक हो सकती है, लेकिन वॉर इटसेल्फ बिल्कुल स्टैटिक नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल, पीस। क्या रशिया और यूक्रेन फिर बातचीत कर सकते हैं? 2026 में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुए हैं, लेकिन कोर इश्यूज अभी भी बेहद डिफिकल्ट है। टेरिटोरी, सिक्योरिटी गारंटीज, यूक्रेन की फ्यूचर सिक्योरिटी अलाइनमेंट, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, और सबसे महत्वपूर्ण, कौन किस कंडीशन पर युद्ध रोकने को तैयार है? यही वजह है कि निगोशिएशंस आसान नहीं हैं। रीसेंट रिपोर्टिंग के अनुसार रशिया और यूक्रेन के बीच फरवरी के बाद डायरेक्ट पीस टॉक्स में ठहराव रहा है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव ने अगस्त में कहा कि मॉस्को निगोशिएशंस के लिए तैयार है, जबकि यूक्रेन भी टॉक्स की विलिंगनेस व्यक्त करता रहा है। लेकिन दोनों साइड्स की कंडीशंस और डिमांड्स के बीच बड़ा गैप बना हुआ है। यूरोप भी सीज फायर और मीनिंगफुल निगोशिएशंस पर जोर देता रहा है। ईयू ने स्पष्ट किया है कि लास्टिंग पीस के लिए यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सम्मान और क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पीस टॉक्स और पीस दो अलग चीजें हैं। टॉक्स शुरू हो सकती है, सीज फायर हो सकता है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट उससे कहीं ज्यादा कठिन है। तो रशिया यूक्रेन वॉर की असली कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है? नहीं, ये हिस्ट्री की लड़ाई है, सिक्योरिटी की लड़ाई है, टेरिटरी की लड़ाई है, आइडेंटिटी की लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, इकोनॉमी की लड़ाई है, और सबसे बढ़कर सर्वाइवल की लड़ाई है। 2022 में रशिया को उम्मीद थी कि यूक्रेन जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने रेजिस्टेंस किया। फिर यूक्रेन ने टेरिटरी वापस ली, रशिया ने डिफेंसिव लाइंस बनाई, वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू हुई, ड्रोन्स ने बैटलफील्ड बदल दिया, मिसाइल्स ने सिटीज को टारगेट किया, यूक्रेन ने रशिया के अंदर स्ट्राइक्स बढ़ाई, यूरोप और नाटो ने सपोर्ट जारी रखा, रशिया ने अपनी वॉर इकोनॉमी को अडेप्ट किया, और आज 2026 में 4 साल से ज्यादा समय बाद युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इस युद्ध का कोई सिंपल एंडिंग दिखाई नहीं देती। अगर रशिया ब्रेक थ्रू हासिल करता है, तो यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बदल सकती है। अगर यूक्रेन बड़े टेरिटरीज वापस लेता है, तो रशिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को बड़ा झटका लग सकता है। अगर दोनों साइड्स सीज फायर पर पहुंचती है, तो एक नया सवाल पैदा होगा, क्या वह पीस होगी या सिर्फ अगली वॉर से पहले का पॉज? क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है, कभी कभी युद्ध बैटलफील्ड पर खत्म नहीं होते, वे एग्रीमेंट्स में खत्म होते हैं। कभी बॉर्डर्स बदलकर, कभी जनरेशंस बदलकर, और कभी एक ऐसा अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट छोड़कर जो वर्षों तक चलता रहता है। आज यूक्रेन में लाखों लोग इस युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। किसी को अपना घर वापस चाहिए, किसी को अपना परिवार, किसी को अपना शहर, और किसी को सिर्फ एक सामान्य जिंदगी। इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर को सिर्फ मैप पर रेड और ब्लू एरो से देखना आसान है, लेकिन उस मैप के पीछे इंसान है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको ऐसी ही डिटेल्ड हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, वॉर और वर्ल्ड अफेयर्स डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है रशिया यूक्रेन वॉर का पीसफुल सलूशन आने वाले समय में संभव है?
क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना सिर्फ हिस्ट्री जानना नहीं है। कभी कभी ये समझना होता है कि हमारा फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है।